हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी BNSS की सेकंड क्लास है। आज की क्लास में हम धारा 9 से लेकर के 20 तक देखेंगे। जो आपकी शुरुआत की 3 या 4 क्लासेज हैं, ये ध्यान रखना, इनमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा हैं। धाराएं तो अगर थोड़ी बहुत बीच में इम्पोर्टेंट नहीं भी थी, फिर भी कॉन्सेप्ट सारे इम्पोर्टेंट हैं। कॉन्सेप्ट कैसे? सपोज करो कितने टाइप के न्यायालय होते हैं, कौन सा न्यायालय किसके अधीनस्थ होता है, उस न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है और न्यायालयों की स्थापना कौन करता है, फिर कौन सा न्यायालय कौन से दंड दे सकता है, कहाँ तक के दंड दे सकता है, कोई 7 साल तक का दे सकता है, कोई 1 साल का, कोई 3 साल। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट 3 से 4 क्लासेज में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको जानना है। जब न्यायिक चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो फिर आ जाएगा आपका कि जो आपकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक, ये कार्यपालिका से संबंधित है, जैसे DM हो गए, SDM वगैरह, इनका भी बहुत सारा रोल होता है, वो आप लोग जानोगे। इसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील नियुक्त होते हैं, उनके बारे में जानोगे। तो आज की क्लास में ये सब कुछ आप लोग जान लोगे। एक एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस पिछले एग्जामों में पूछे गए, वो शुरुआत के 3 या 4 क्लासेज में जो भी कंटेंट आ जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से पूछे गए। आज दिवाली है, आप सभी को और आपके परिवारों को बहुत बहुत हैप्पी दिवाली यानी कि दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि आज वैसे तो सभी छुट्टी मना रहे होंगे, बट हमें अपना काम पूरा करना है। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है, कितना भी बड़ा त्यौहार हो, कितना भी काम हो आपको, कि आप अपने काम के लिए थोड़ा बहुत समय ना निकाल पाओ। 1-2 घंटे तो व्यक्ति प्रत्येक दिन निकाल सकता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए एक क्लास आ रही है आपकी। अच्छे से पढ़ो, बहुत फास्ट। हम BNSS समझ लो रेगुलर ही मैक्सिमम क्लासेज आ जाएंगी, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो बहुत फास्ट हम BNSS समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में धारा 8 तक हो गया था, आज देखेंगे हम धारा 9(1). जैसा मैंने बोला कि ये जितने भी तीनों अधिनियम बने हैं, अगर इसमें केवल एक धारा है तब तो वो धारा 9 करेंगे, नहीं तो ये 9(1) से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 2-3 अगर पॉइंट हैं किसी भी एक धारा में, तो ऐसे ही 9(1 है। 9(1) क्या बोलती है? प्रत्येक जिले में प्रथम वर्ग तथा द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के इतने न्यायालय ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे जो राज्य सरकार हाईकोर्ट के परामर्श से अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। मैं इसका मतलब समझ जाता हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है, पहले तो ये समझो, हायरार्की समझ लो, कोर्ट कैसे होते हैं। सबसे ऊपर हाई कोर्ट है आपका, राज्य स्तर पर बात हो रही है। ठीक, हाई कोर्ट के बाद जैसे ही आप आते हो सेशन कोर्ट, तो हाई कोर्ट के डायरेक्ट पर्यवेक्षण में होता है सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट के बाद जब आप और नीचे आते हो तो फिर आपके हो जाते हैं प्रथम श्रेणी या प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट का कोर्ट, और इसके बाद द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट का कोर्ट। जब ये प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट ही होते हैं, ये क्या होता है, जितना एक्सपीरियंस बनता चला जाता है तो वो प्रथम वर्ग में आ जाते हैं। ठीक है, अब इन्हीं में से किसी एक को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है। तो ये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हो गया, जिसका सामान्य नियंत्रण आ जाता है फिर ये प्रथम वर्ग के कोर्टों पर, द्वितीय वर्ग के, और इसके ऊपर नियंत्रण होता है सेशन कोर्ट का। तो ये पूरी हायरार्की चली आ रही, जो आपके जस्ट ऊपर वाला होगा उसका नियंत्रण नीचे वाले पर होगा। इसका नियंत्रण सेशन कोर्ट जैसे है आपका, इसका नियंत्रण होगा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। हालांकि ये जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है या ये प्रथम वर्ग का कोई मजिस्ट्रेट ही होगा। ठीक, अब इसका नियंत्रण अन्य जो न्यायालय हैं जो इसके नीचे के हैं उन सब पर हो जाएगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये यही बोल रहा है कि अगर, और दूसरी चीज और समझ लो, अगर किसी कोर्ट की स्थापना करनी है तो मैक्सिमम केसेस में क्या होगा कि हाई कोर्ट का परामर्श होगा और राज्य सरकार करेगी, कोर्ट वही बनाएगी। कोर्ट बनाने का मतलब है स्थान निर्धारित कर दिया, संख्या निर्धारित कर दी कितने कोर्ट होंगे, और इसके बाद स्थान हो गया उनका और संख्या हो गई, और बता दिया कि ये कौन सा कोर्ट है, विशेष कोर्ट है, क्या है। ठीक, लेकिन हाई कोर्ट का परामर्श रहेगा और सरकार निर्धारित करेगी। लेकिन जैसे ही कोर्ट बन गया, बिल्डिंग वगैरह बना दी, ठीक, कोर्ट बनने के बाद उसमें कौन कौन जज होंगे, पीठासीन अधिकारी मतलब मेन जज कौन होगा और बाकी जज,
ये पूरा हाई कोर्ट निर्धारित करता है, यहाँ पर सरकार का कोई रोल नहीं होता है। तो ऐसा ही ये चलता आ रहा है, इसको बस मेन मेन चीज़ों को ध्यान में रख लो तो आगे से समझने में आसानी होगी। तो ये क्या बोल रहा है कि जैसा मैंने बोला सेशन कोर्ट आपका हटा दो, अब उसके नीचे के कोर्टों की बात हो रही। तो प्रत्येक जिले में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के इतने न्यायालय होंगे, मतलब संख्या निर्धारित करना, किन स्थानों पर होंगे, जो राज्य सरकार, स्थापना कौन करेगी, राज्य सरकार, लेकिन हाई कोर्ट के परामर्श से और अधिसूचना द्वारा। तो बहुत सारे पॉइंट बन रहे हैं यहाँ पर, आगे चलते हैं। ये तो हो गया प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का कोर्ट और द्वितीय वर्ग। जैसा मैंने बोला प्रथम वर्ग वाला ऊपर होता है, द्वितीय वर्ग वाला नीचे होता है हायरार्की में, ठीक है। अब कुछ होते हैं विशेष कोर्ट। विशेष कोर्ट क्या होते हैं, जैसे सपोज करो SC/ST एक्ट है, इसको लागू कराने के लिए विशेष कोर्ट बन जाते हैं। MP MLA जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और MLA होते हैं, इनके केसेस चलाने के लिए विशेष कोर्ट होते हैं। जो आपका बाल शोषण है इससे संबंधित विशेष कोर्टों की स्थापना हो जाती है, जिससे कि उसमें केवल यही मामले, जिस उद्देश्य विशेष के लिए वो विशेष कोर्ट स्थापित किए जाते हैं, वही मामले वहाँ पर सुने जाते हैं और फास्ट काम होता है, ठीक। तो ऐसे किसी विशेष कोर्ट की स्थापना करनी है तो वो भी राज्य सरकार कैसे करेगी, हाई कोर्ट से परामर्श से, ठीक है। हाई कोर्ट से परामर्श करेगी और इसके बाद विशेष मामलों हेतु विशेष न्यायालय, और ये न्यायालय भी किसके होंगे, या तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के होंगे या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के, इनकी स्थापना कर सकेगी। और जब ऐसे विशेष अदालतें स्थापित हो जाती हैं तो फिर जो भी अपराध ऐसे आएंगे जो इन विशेष अदालतों से संबंधित हैं, वो केवल इन्हीं में सुने जाएंगे। बस ध्यान रखना कि सपोज करो आपने प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की विशेष अदालत की स्थापना कर दी, तो ऐसा कोई केस आया जो केवल इनके कार्य क्षेत्र में आता है, तब वो सुना जाएगा। अगर वो सीधा सेशन कोर्ट में सुनने लायक, तो फिर ये नहीं सुन पाएंगे, आगे चल के आप समझोगे, ठीक है। सपोज करो उसमें मृत्युदंड, ऐसा कोई अपराध किया गया जिसमें मृत्युदंड या आजीवन आजीवन कारावास हो सकता है, तो फिर वो सेशन कोर्ट या अपर सेशन कोर्ट में ही सुनाया जाएगा, यहाँ पर नहीं सुना जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सभी विशेष मामले सिर्फ इन्हीं विशेष न्यायालयों में सुने जाएंगे जो कि मजिस्ट्रेट स्तर तक के मामले होते हैं। आगे चलते हैं। धारा 9(2), ऐसे न्यायालयों की स्थापना किसने कर दी, राज्य सरकार ने, किसके परामर्श से, हाई कोर्ट के। लेकिन एक बार स्थापना हो गई तो धारा 9(2) क्या बोल रही, ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। धारा 9(3) क्या बोलती है, हाई कोर्ट, HC का मतलब हाई कोर्ट, किसी सिविल न्यायालय के न्यायाधीश को, यानी कि हायरार्की अभी मैंने क्या बताई थी, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट जिसे सत्र न्यायालय भी बोलते हैं, फिर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिर द्वितीय वर्ग, ये सब हो गए दंड न्यायालय। दंड न्यायालयों से नीचे आ जाते हैं सिविल न्यायालय। तो हाई कोर्ट को ये शक्ति दी गई है कि किसी सिविल न्यायालय के न्यायाधीश को वो है प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकेगा, नीचे से ऊपर की शक्तियां दे सकेगा सिविल न्यायालय से इनकी। आगे चलते हैं। धारा 10(1), हाई कोर्ट किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। जैसा मैंने बताया कि सेशन कोर्ट का जज है जिसे सत्र न्यायाधीश बोलते हैं। ये तो समझ लो हाई कोर्ट के बाद सबसे पावरफुल व्यक्ति यही है, सेशन कोर्ट का जज। इनके नीचे प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं और उनके नीचे द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। लेकिन प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के बहुत सारे न्यायालय हो जाते हैं कभी कभी किसी जिले में, तो इनमें से किसी एक व्यक्ति को क्या बनाया जाता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो अगर सेशन कोर्ट के बाद या सेशन न्यायाधीश के बाद जो सबसे मजबूत व्यक्ति होता है वो होता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। उन्हीं की यहाँ बात हो रही है कि हाई कोर्ट किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी। अब इन सब पर नियंत्रण, इनके नीचे जो भी आएंगे सब पर नियंत्रण किसका हो जाएगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का। सामान्य नियंत्रण सेशन कोर्ट का रहेगा लेकिन मेन नियंत्रण इनका रहेगा। धारा 10(2) क्या बोलती है, हाई कोर्ट किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानी कि अपर का मतलब होता है एडिशनल,
तो एक तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इन्होंने नियुक्त कर दिया, बाकी एडिशनल न्यायिक मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए जा सकते हैं। एडिशनल के पास इससे कम शक्ति होती है, लेकिन इनके बाद सेकंड नंबर का व्यक्ति यही होता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बाद कौन होगा? एडिशनल न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है, और इसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी या कुछ शक्तियां भी हाईकोर्ट दे सकेगा। आगे चलते हैं, धारा 10(3). ये पूरे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, कौन किसके अधीनस्थ होता है। अधीनस्थ का मतलब है जो ऊपर है उसके अधीनस्थ नीचे वाला होगा। धारा 10(3) क्या बोलती है? हाईकोर्ट किसी उपखंड में, अभी तो बात हो रही थी डिस्ट्रिक्ट की, अब होगी सब डिस्ट्रिक्ट की। आप लोगों को पता ही होगा उपखंड की बात हो रही। तो किसी उपखंड में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदाभिहित कर सकेगा। तो हाई कोर्ट ही क्या करता है? उपखंड में भी उपखंड का जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, यानी जैसे बोला जाता है उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट, इसके रूप में हाई कोर्ट नियुक्त करेगा। आगे चलते हैं, एक टर्म और ध्यान रखना, जहां पर न्यायिक लगा होगा वो सारी चीज़ें आ जाती हाई कोर्ट के अंडर में, या अन्य सेशन कोर्ट जो भी उनके ऊपर है। जहाँ पर कार्यपालक लगा होगा, कार्यपालक का मतलब हो जाता है कार्यपालिका, कार्यपालिका का मतलब होता है सरकार या सरकार के कर्मचारी, तो वो सरकार के कंट्रोल में आ जाती हैं चीज़ें। फिर धारा 10(4) क्या बोलती है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मैंने बता दिया, सेशन मजिस्ट्रेट के बाद जो सबसे पावरफुल होता है वो होता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो इसके साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए, और उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट, उपखंड में भी एक न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसको उपखंड में जो अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे उनके पर्यवेक्षण और नियंत्रण की शक्ति मिल जाती। वो तो मैंने बताया कि जो आपके ऊपर है, ऊपर वाले को नीचे वाले के पर्यवेक्षण की शक्तियां हैं। तो यहां पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बना दिया इन्होंने, इसके नीचे बना दिया इन्होंने उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानी कि एसडीएम बोल दो इसे, लेकिन एसडीएम नहीं होता, एसजेएम होता है, सब डिविजनल एसडीजीएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये हो गया। अब ये इसको पर्यवेक्षण की शक्ति मिल जाएगी इसके नीचे उपखंड में जितने भी और कोर्ट होंगे, ठीक, इनकी, तो इनके सामान्य नियंत्रण में रहेगा और इनके मेन नियंत्रण में रहेगा। और ऐसी जो शक्तियां हैं वो हाई कोर्ट निर्दिष्ट करता है। आगे चलते हैं, धारा 11(1), ये क्या बोलती है? विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, विशेष न्यायालयों की स्थापना होगी, किसी विशेष वर्ग के मामलों को सुनने के लिए होगी, तो इसमें विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति होगी। और क्या है इसके लिए प्रावधान? राज्य सरकार के अनुरोध पर हाई कोर्ट द्वारा नियुक्ति होती है। इनकी अवधि एक समय में 1 वर्ष से अधिक नहीं होती है। फिर जैसे सपोज करो कोई केस है, तो जो विशेष न्यायालय होते हैं उनकी एक टाइमलाइन होती है कि आपको ये मुकदमा 6 महीने में या 3 महीने में या 1 साल में निपटाना है। हालांकि मुकदमा नहीं निपटा तो हाईकोर्ट अवधि बढ़ा देता है, लेकिन एक बार में 1 वर्ष से अधिक इनकी जो टर्म होता है वो नहीं होता। धारा 12 देख लेते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। जितने भी अभी न्यायिक ही चल रहे हैं, ठीक है, तो इनकी स्थानीय अधिकारिता क्या होती है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मैंने बता दिया, सेशन मजिस्ट्रेट के बाद, मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों की एक समझ बन जाए, याद हो जाए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होता है वो सेशन मजिस्ट्रेट के बाद सबसे पावरफुल होता है जिला का मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो ये धारा 9 के अधीन जिसकी नियुक्ति हो रही, तो धारा 9 के अधीन किसकी होती है? प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों की, इनकी, तथा 11 के अधीन होती है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो इनकी जो नियुक्ति होती है, ये क्या करते हैं? इनके जो नीचे के हैं प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग और विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, इनकी शक्तियां और अधिकार क्षेत्र क्या होंगे, इसका डिसीजन कौन लेता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये डिसाइड करता है। धारा 12 ऐसा बोलती है। धारा 13(1) देख लेते हैं, प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके अधीन होगा? सेशन न्यायाधीश के। देखो यहाँ पर हायरार्की तरह हो गई है, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा, और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होंगे वो सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण में रहेंगे और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे।
ठीक है, तो जो जस्ट ऊपर है उसके अधीनस्थ होते हैं और जो उनके ऊपर है उनके साधारण नियंत्रण में होते हैं। धारा 13(1) है, यहां से कई क्वेश्चन बने हैं, हर साल बनता है एक क्वेश्चन। आगे चलते हैं, धारा 13(2) देख लेते हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होता है वो अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के कार्यों का वितरण भी कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट जो होता है उसका जो चीफ जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वो अन्य न्यायाधीशों को कार्यों का वितरण करता है। जो सेशन कोर्ट होता है या सेशन जज होता है वो क्या करता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को कार्यों का वितरण करता है। ऐसे ही जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है वो उसके अधीनस्थ जितने भी न्यायालय होते हैं उनमें कार्यों का वितरण करता है। धारा 14(1) देख लेते हैं। कार्यपालक मजिस्ट्रेट, यहाँ पर लग गया है कार्यपालक, यानी कार्यपालिका से संबंधित है, यहाँ पर न्यायिक चीजें नहीं है। ठीक है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट पहले समझ लो, ये हो जाता है सरकार किसी को बना सकती है। ठीक है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो भी सरकार का कर्मचारी हो। नॉर्मली क्या होता है, एसडीएम डीएम तो होते ही हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कभी कभी तहसीलदार भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का काम करता है, तहसीलदार जो होता है। ठीक, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में जानते हैं। धारा 14(1) है इससे संबंधित। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में जितने वह आवश्यक समझे कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी और उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी, यानी कि डीएम नियुक्त करेगी। आगे चलते हैं, धारा 14(2), राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी। तो किसी को एडीएम भी राज्य सरकार बना सकती है, ये बोला है इन्होंने। धारा 14(4) देख लेते हैं। राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड का भार साधक बना सकेगी। एसडीएम की बात हो रही, सीधी बात है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जो उपखंड मजिस्ट्रेट कहलाएगा। आगे चलते हैं, धारा 15, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट। विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट मतलब किसी विशेष काम के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए रखा जाता है। तो राज्य सरकार किसी कार्यपालक, यानी कि जितने भी कार्यपालक, सबसे पहले सबके सब क्या होंगे, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। जैसे सांसद होते हैं, सारे सांसद होंगे, उसी में कुछ मंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री, कुछ क्या होंगे, राज्य मंत्री, और उन्हीं में से एक पीएम होता है। ठीक है, तो ऐसे ही बात हो रही कि पहले तो सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे, उसी में से ही एक को जिला मजिस्ट्रेट बना दिया जाएगा, बाकियों को उपखंड मजिस्ट्रेट, जितनी जरूरत समझे। और फिर विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस अधिकारी को, तो यहाँ पर एक और छूट दे दी है कि जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, किसी पुलिस अधिकारी को भी, लेकिन वो क्या, एसपी रैंक तक का, एसपी रैंक या उससे ऊपर का होना चाहिए, उससे नीचे का नहीं होना चाहिए। जो पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर सकेगी। ठीक, अब इन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का रोल क्या होता है समझो। कोई भी, जब आपने देखा होगा भीड़ दंगा, कोई हड़ताल हो रही हो, आंदोलन हो रहा हो, तो इनके हाथ में बहुत सारी शक्तियां होती हैं, ये डिसीजन लेते हैं ऑन द स्पॉट। यहाँ तक कि गोली चलाने तक का आदेश भी यही लोग देते हैं। पुलिस वाले, जहाँ पर कमिश्नरी प्रणाली है वहाँ पर तो पुलिस कमिश्नर निर्णय ले सकता है, नहीं तो एसडीएम निर्णय लेगा, उसके ऊपर डीएम निर्णय लेगा, ये सब निर्णय लेंगे। पुलिस को नहीं होता, एसपी वगैरह को अधिकार नहीं होता है, लेकिन विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट बनाने का यहाँ पर प्रावधान कर दिया है। आगे चलते हैं, धारा 16(1), जिला मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के क्षेत्र और शक्तियों का निर्धारण करेंगे कि इनका कौन कौन सा क्षेत्र होगा, उनकी सीमाएं क्या होंगी और शक्तियां क्या क्या होंगी, ये डीएम करेंगे निर्धारण। फिर धारा 17(1), सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। जो भी आपका न्यायिक काम होता है ना, या पुलिस वाली जो व्यवस्था होती है, सब में एक हायरार्की होता है, इनका स्तर, तो ये स्तर बहुत जरूरी है। अगर स्तर ना हो तो अनुशासन नहीं रहेगा, पता नहीं रहेगा क्या है क्या नहीं। ठीक, तो सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसके अधीन हो गए हैं, डीएम के। और उपखंड के जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, जो उपखंड के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो इनके अधीन तो होंगे ही होंगे, डीएम के, क्योंकि उपखंड का जो मजिस्ट्रेट है वो भी डीएम के अधीन है। लेकिन जो उपखंड में काम कर रहे हैं वो इसके अधीन भी रहेंगे, उपखंड मजिस्ट्रेट के अधीन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ गया लोक अभियोजक, पब्लिक
प्रोसिक्यूटर, इसको बोलते हैं सरकारी वकील एक प्रकार से। आपने नाम सुना होगा उज्ज्वल निकम का, बहुत फेमस वकील रहे हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही रहे हैं। कसाब का केस इन्होंने, कसाब को फांसी की सजा दिलाई थी इन्होंने। अब तो ये बीजेपी से सांसद बन गए हैं, राज्यसभा भेजे गए हैं, ठीक है। तो ये है उज्ज्वल निकम। ये क्या थे? पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे। यहाँ से याद रहेगा क्या है, सरकार की तरफ से केस लड़ना, अपील करना, वो सारे काम कोर्ट में यही लोग करते हैं। तो इनसे संबंधित धारा याद रखना 18(1) है। आगे की धाराएं भी इन्हीं से संबंधित है। लोक अभियोजक प्रत्येक हाई कोर्ट के लिए, अभी केवल हाई कोर्ट की बात हो रही, हाई कोर्ट के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार, सबके अपने अपने लोक अभियोजक होते हैं, केंद्र का अपना होगा, राज्य का अपना होगा। हाई कोर्ट से परामर्श के बाद, हाई कोर्ट से परामर्श करना होगा। ऐसे न्यायालय में किसी अभियोजन यानी कि किसी भी मुकदमे के लिए, अपील के लिए या अन्य कार्यवाहियों के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी, बाकी अपर लोक अभियोजक यानी कि एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त कर सकेगी। तो सिंपल है, चाहे केंद्र सरकार हो उसका अपना होगा, राज्य सरकार है उसका अपना होगा, न्यायालय के परामर्श से होगा, और फिर ये एक लोक अभियोजक और बाकी अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। अब देख लेते हैं, ये तो हाई कोर्ट की बात हुई। 18(2) किससे संबंधित है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, कि केंद्र सरकार जिले या स्थानीय क्षेत्र हेतु एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकेगी। 18(3) क्या है? राज्य सरकार के लिए है। राज्य सरकार जिला, यहाँ पर जिला ही है, जिला हेतु एक लोक अभियोजक और अन्य अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। कौन? राज्य सरकार। 18(3). 18(4) क्या है? जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम की बात हो रही, सेशन न्यायाधीश के परामर्श से ऐसे व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा। डीएम क्या करेगा? सेशन न्यायाधीश के परामर्श से, ठीक है, इनसे परामर्श करने के बाद ऐसे व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा जो उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त होने हेतु क्या है? योग्य हों। ध्यान रखना, ये पूरी लिस्ट कौन बनाता है? डीएम बनाता है। किसके? सेशन न्यायाधीश के परामर्श से, ठीक है, डीएम बनाता है। इन्हीं में से ही अब लोक अभियोजक नियुक्त होगा, इसी लिस्ट में से। धारा 18(5), यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना। कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका नाम 18(4), वही जो पिछली धारा है, के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार नामों के पैनल में से ना हो। और यहाँ से क्वेश्चन आपका आया है। धारा 18(7) देख लेते हैं। लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक कब बन सकता है कोई व्यक्ति? जब वह कम से कम 7 वर्ष से वकील रहा हो, यानी 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता रहा हो, उसी व्यक्ति को ही लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि एलिजिबल ही तब हो गए जब 7 वर्ष तक कोई वकील रहा हो। फिर इस वकील का नाम क्या है? डीएम का जो लोक अभियोजकों का एक पैनल की लिस्ट तैयार करता है, डीएम किससे? सेशन न्यायाधीश के परामर्श से। उस लिस्ट में इसका नाम होना चाहिए, तब इसको लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा। और कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी, केंद्र सरकार भी कर सकती है, ठीक। लोक अभियोजक से ऊपर भी होते हैं कुछ लोग, अभी आएंगे, ठीक है, डायरेक्टर वगैरह, अभियोजन निदेशक जिसे बोलते हैं। 18(8) क्या है? विशेष लोक अभियोजक हेतु, यानी ये तो लोक अभियोजक के लिए या अपर लोक अभियोजक के लिए 7 वर्ष, लेकिन विशेष लोक अभियोजक अगर किसी को बनना है तो क्या है? कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहना चाहिए तभी। धारा 18(8). आगे चलते हैं, ये बैच की जानकारी है, जो बैचेज यहाँ चल रहे हैं आप लोग बिल्कुल शेयर करते रहें। जिसको भी ज्वाइन करना है या तैयारी करनी वो कर सकता है। यूपी सब इंस्पेक्टर का चल रहा है, फॉरेस्ट गार्ड का बैच चल रहा है, जीएस रेवोल्यूशन का ऐप डाउनलोड करना है, ये पूरा प्रोसेस लिखा है। ऐप डाउनलोड करके और वहीं से बैच परचेज करके स्लिप भेज देनी है। कोई प्रॉब्लम आए तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। धारा 19 एक सहायक लोक अभियोजक की बात करता है। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में
जो मजिस्ट्रेट होते हैं ना, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट, इनकी बात हो रही है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में नियुक्त करेगी किसको? सहायक लोक अभियोजकों को। धारा 20(1) का ये बात करती है, अब जितने भी लोक अभियोजक होंगे ना वो इनके नियंत्रण में आ जाएंगे, उनके ऊपर ये है अभियोजन निदेशालय। तो राज्य सरकार प्रत्येक राज्य में एक अभियोजन निदेशालय स्थापित करेगी, यानी डायरेक्टरेट होगा जो सरकारी वकील हैं उनका, ठीक, सरकारी मुकदमों का, उसकी स्थापना करेगी। राज्य में एक होगा जिसमें निदेशक होंगे और अन्य उपनिदेशक होंगे। धारा 20(1) का की बात हो रही। धारा 20(1) खा जो जिला अभियोजन निदेशालय है, इसकी स्थापना भी राज्य सरकार जिला लेवल पर करेगी, ठीक। फिर धारा 20(2) का देख लेते हैं। जो अभियोजन निदेशक है और उपनिदेशक है, ये राज्य स्तर पर है, ठीक है। अभियोजन निदेशक और उपनिदेशक, इनकी नियुक्ति हेतु तभी कोई व्यक्ति पात्र होगा या तो वो 15 वर्ष तक वकील रहा हो, या फिर सेशन न्यायाधीश रहा हो, या वर्तमान में हो, तभी उसको क्या है, या तो डायरेक्टर अभियोजन निदेशक बनाया जाएगा या अभियोजन उपनिदेशक बनाया जाएगा। धारा 20(2) खा क्या है? अभियोजन सहायक निदेशक हेतु अगर किसी व्यक्ति को अभियोजन का सहायक निदेशक बनना है, या सहायक अभियोजन निदेशक भी बोल सकते हैं, तो फिर 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट रहा हो या है, तो वो पात्र होगा। उपनिदेशक और जो सहायक निदेशक हैं वो किसके अधीन होते हैं? निदेशक के अधीन। यानी अभियोजन निदेशक सबसे ऊपर है, इसके ऊपर, इसके जस्ट नीचे उपनिदेशक आता है, फिर सहायक निदेशक आते हैं, और ये उपनिदेशक और सहायक निदेशक किसके अधीन है? निदेशक के। धारा 20(5) ये क्या बोलती है? हाईकोर्ट में मामलों के संचालन हेतु प्रत्येक लोक अभियोजक या अपर विशेष लोक अभियोजक किसके अधीन होते हैं? अभियोजन निदेशक के। तो जो अभियोजन निदेशक होता है वो हाईकोर्ट के मामले देखता है। अभियोजन निदेशक के अंडर में अधीनस्थ कौन लोग होते हैं? जब वो हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई कर रहे हो, तो वो लोक अभियोजक हों, चाहे अपर या विशेष लोक अभियोजक हों, ये सब किसके अंडर में आ जाते हैं? अभियोजन निदेशक के। लेकिन अगर मामले की सुनवाई कहाँ हो रही है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जिला न्यायालय में मामलों के संचालन हेतु प्रत्येक लोक या अपर या विशेष अभियोजक, कोई भी हो, कोई भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? किसके अधीन आ जाएगा? अभियोजन उपनिदेशक के और अभियोजन सहायक निदेशक के अधीन आ जाएंगे ये लोग, ठीक है। और धारा 20(6) ऐसा बोलती है, यहां से भी क्वेश्चन कई बार बना है। अगले 2 पॉइंट और हैं आज की क्लास के। अभियोजन उपनिदेशक जो होता है, 3 पॉइंट है। अभियोजन निदेशक होता है वो किन मामलों को सुनता है? ऐसे मामले या ऐसे अपराध जिसमें 10 वर्ष से अधिक तक की सजा या आजीवन कारावास या मृत्युदंड दिया जा सकता है, ऐसे मामलों को ये देखता है कि किस में अपील करनी है, किस में डेट लेनी है, किस में क्या कराना है, ठीक है। जो अभियोजन का उपनिदेशक होता है, धारा 20(8) बोलती है, वो क्या है? 7 से 10 वर्ष तक के कारावास वाले मामले देखता है। और अभियोजन का जो सहायक निदेशक होता है वो 7 वर्ष या उससे कम तक की सजा, नहीं 7 वर्ष तो यहाँ इंक्लूड हो गया, यानी कि 7 वर्ष से कम सजा के मामले देखेगा अभियोजन सहायक निदेशक। आप लोगों की आज की क्लास यहाँ समाप्त हो रही है। पढ़ते रहो बहुत अच्छे से। देखो एक चीज़ ध्यान रखना सभी लोग, जितनी चीज़ें कराई गई हैं वो आपको पूरी याद होनी चाहिए। अगर वो उस टाइम पर याद नहीं है और आप इस इंतजार में बैठे हो ये भी हो जाए वो भी हो जाए, कभी नहीं होगा। बार बार हर बैच में बोलता हूँ, स्टूडेंटों की सबसे बड़ी कमी होती है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कर रहे होते हैं तो वो सिलेक्शन ले जाते हैं। जाके देखो बीपीओ वाली जो ग्रुप कॉल पड़ी है, डीबी रिजल्ट के बाद पड़ी है, वीडियो कॉल भी पड़ी है, सुनो उन लोगों के एक्सपीरियंस। एक पर्सन के पास 3-3 4-4 जॉब आ गई हैं जब से वो यहाँ से जुड़े हैं 6 महीने के अंदर, है ना। तो जितनी चीज़ें कराई जा चुकी हैं उतनी चीज़ें आपको मौखिक याद हो जानी चाहिए। बाकी की चीज़ें समय के साथ बिल्कुल आती रहेंगी, जितनी स्पीड चाहिए उतनी स्पीड से आती रहेंगी। आप लोग शेयर जरूर करते रहें, जिसको भी तैयारी करनी है उस तक ये चीज़ें जरूर पहुँचाएँ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।